हेलो बुल ट्रैकर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मार्केट चर्चा। दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद मार्केट में हमें बड़ी मूवमेंट देखने को मिली और मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिली। तो अगर आप मार्केट को देखेंगे तो बैंक निफ्टी में निफ्टी के मुकाबले बहुत ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिली। बैंक निफ्टी करीब 500 पॉइंट से ज़्यादा गिरा और करीब 1.25% डाउन रहा, जबकि निफ्टी सिर्फ अगर आप देखिए तो 0.35% ही डाउन रहा। तो हम कह सकते हैं कि गिरावट की जो बड़ी वजह थी वो बैंक्स थी। बैंक्स ने ही मार्केट को डुबाया। और क्यों बैंक्स ने मार्केट को डुबाया, उसकी तीन बड़ी वजह हैं जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वो वजह है आरबीआई की पॉलिसी, फेड की पॉलिसी और एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का जो मर्जर हो रहा है वो। तो हम इन तीनों कारणों को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और अंत में एज यूजुअल हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रेंड और की लेवल्स कैसे हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कल दोस्तों फेड की पॉलिसी की मीटिंग थी और फेड की पॉलिसी की मीटिंग का आउटकम के बारे में बात करने से पहले आइए थोड़ा आरबीआई की पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो पिछले हफ्ते वीकेंड से पहले जो है आरबीआई की पॉलिसी थी। तो आरबीआई ने जो है रेपो रेट्स को अनचेंज्ड रखा था। तो क्यों फिर आरबीआई की पॉलिसी ने मार्केट के लिए एक नेगेटिव ट्रिगर की तरह काम किया? उसकी कई वजह हैं। तो पहला रीजन ये है कि रेपो रेट तो उन्होंने नहीं बढ़ाया, लेकिन उन्होंने रिवर्स रेपो ऑक्शन के थ्रू जो है मार्केट से लिक्विडिटी को कम करने की कोशिश की और इसके बारे में मैंने आपके साथ डिटेल में डेटा भी शेयर किया था। तो रेपो रेट क्या होता है दोस्तों, आप जानते हैं, जिस रेट से जो है बैंक्स आरबीआई से कर्जा लेते हैं, और रिवर्स रेपो रेट जो आरबीआई जो है बैंकों से पैसे लेता है और उसके बदले में इंटरेस्ट लेता है। तो दोनों मीन्स के थ्रू आरबीआई जो है मार्केट से लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है, पैसे की सप्लाई को कम करने की कोशिश करता है। तो रेपो रेट तो अनचेंज रखा, तो हेडलाइन बनती है रेपो रेट अनचेंज, लेकिन पीछे से वो रिवर्स रेपो के थ्रू उन्होंने मार्केट से लिक्विडिटी को सक किया है और आगे भी उनका करने का प्लान है। दोस्तों, जब रेपो रेट को बढ़ाया जाता है तो उसको डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पर पड़ता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं तो कंपनीज जब बैंक से कर्जा लेती हैं तो उन्हें महंगा लेना पड़ता है। इसलिए आरबीआई थोड़ा हिचक रहा है रेपो रेट को बढ़ाने के लिए और उन्होंने कहा है कि हम अभी टेम्पररी पॉज ले रहे हैं। तो ये एक जो है कंपनीज जो नॉन बैंकिंग कंपनीज हैं उनके लिए पॉजिटिव है, लेकिन रिवर्स रेपो जो है वो बैंकों के लिए जो है नेगेटिव की ट्रिगर की तरह काम कर रहा है। तो आरबीआई की जो कमेंट्री थी वो थी काफ़ी ज़्यादा हॉकिश थी। हॉकिश का मतलब दोस्तों क्या होता है, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा के आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये थोड़ा मार्केट के लिए नेगेटिव होता है। तो उनकी कमेंट्री काफ़ी ज़्यादा हॉकिश थी और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि हमें इन्फ्लेशन को 4% से नीचे ले जाना है। दोस्तों, आरबीआई का हमेशा से ये टारगेट रहा है कि इन्फ्लेशन को हमें 4% से नीचे रखना है, लेकिन पिछले 2-3 सालों से उन्होंने इस टारगेट को छोड़ दिया था, क्योंकि ग्लोबल मैक्रोज और ग्लोबल फैक्टर्स की वजह और इकोनॉमी की जो कंडीशंस थी कोविड के रिकवरी की वजह से उन्होंने जो है इस टारगेट को हटा दिया था। लेकिन पिछले पॉलिसी में उन्होंने कहा कि अब हम वापस से इन्फ्लेशन को 4% से नीचे हमें ले जाना है, और ये तभी ले जाएंगे जब आप मनी फ्लो को कम करेंगे और उसका सीधा इम्पैक्ट जो है बैंक के प्रॉफिटेबिलिटी पर पड़ेगा। तो इसकी वजह से अगर आप देखिए तो जिस दिन से आरबीआई की पॉलिसी की मीटिंग हुई है उसके बाद से ही आप देखिए बैंकों के स्टॉक्स पर प्रेशर बनता हुआ दिख रहा था। हालांकि निफ्टी जो है ऊपर ही जा रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी में हमें थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा था। अब आइए थोड़ा फेड की बात करते हैं कि फेड हमें वहां पर क्या कह रहा था। तो फेड ने भी एज एक्सपेक्टेड रेट्स को अनचेंज्ड रखा है, लेकिन आप देखिए जैसे ही रात में फेड की पॉलिसी की मीटिंग होती है और उनके चेयरमैन का स्टेटमेंट आता है तो डाउ जोन्स में हमें शार्प फॉल देखने को मिलता है। तो रेट्स तो नहीं बढ़ाया, तो फिर क्यों वहां का डाउ जोन्स प्रेशर में आया? उसकी वजह थी वंस अगेन उनका हॉकिश कमेंट्री। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखिए इस बार तो हम रेट्स को नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में कम से कम हम 2 बार रेट्स को बढ़ाएंगे 0.25%, यानी कि टोटल 0.5% तो बढ़ना ही बढ़ना है। इसके आगे का उन्होंने क्या कहा कि हमें अभी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रेंट की ज़रूरत है और हम
ऐसा नहीं मान सकते कि इन्फ्लेशन पूरी तरीके से कंट्रोल हो गया है और ज़रूरत पड़ेगी तो हम फिर भी रेट्स को बढ़ाएंगे। साथ ही उन्होंने डेटा भी प्रेजेंट किया और कहा कि जो एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है वो तो थोड़ी कंट्रोल में आती हुई दिख रही है, लेकिन ग्रोथ अभी भी बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन अभी भी बढ़ रहा है। तो जैसे हमारे आरबीआई का इन्फ्लेशन का टारगेट 4% है और आरबीआई को कहना है कि इन्फ्लेशन को हमें 4% से नीचे ले जाना है, तो फेड का जो इन्फ्लेशन का टारगेट है वो 2% है। और इस वक्त जो यूएस में अगर इन्फ्लेशन अगर आप देखिए तो 4% से ऊपर जा रहा है। तो अभी भी उन्हें इन्फ्लेशन को आधा करना है। तो आधा करने के लिए जो है ऐसा मार्केट ही अनुमान लगा रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स आगे और बढ़ेंगे और इसी वजह से डाउ जोन्स में हमें जो है कल रात को गिरावट देखने को मिली और उसी का इम्पैक्ट हमें आज जो है मार्केट्स में भी देखने को मिला, क्योंकि दोनों का टोन, हमारे आरबीआई का और फेड का, दोनों का टोन काफ़ी ज़्यादा हॉकिश है, यानी कि उनको इंटरेस्ट रेट्स को हाई रखना है और इन्फ्लेशन को इंटरेस्ट रेट्स को हाई रखते हुए कम करने का अप्रोच दोनों का ही एक जैसा है। और इसी की वजह से बैंक निफ्टी में हमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर दिख रहा है निफ्टी के कंपैरिजन में। अब आइए वो तीसरा रीज़न के बारे में बात करते हैं जिसकी वजह से बैंक निफ्टी में प्रेशर पड़ रहा है। दोस्तों, बैंक निफ्टी में जो सबसे बड़ा स्टॉक कौन है वो है एचडीएफसी बैंक। और हम जानते हैं दोस्तों कि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में मर्जर हो रहा है और इस मर्जर होने के बाद ये इंडिया का नंबर 2 सबसे बड़ा फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनी बन जाएगी एसबीआई के बाद। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, अभी जो सेबी का रेगुलेशन है कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं उन्हें किसी भी एक कंपनी में 10% से ज़्यादा का कैपिटल वो नहीं लगा सकते। तो आप जानते हैं दोस्तों कि लगभग हर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के पास एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक की सेपरेट बड़ी बड़ी पोजीशंस रहती हैं। अब जब दोनों का मर्जर हो जाएगा, मान लीजिए मैं एक म्यूचुअल फंड चला रहा हूँ, मेरे पास एचडीएफसी बैंक के 7% पैसा मैंने अपना लगाया हुआ है और एचडीएफसी बैंक में भी मान लीजिए मैंने 7% लगाया हुआ है। तो इस वक्त सेबी के रूल के हिसाब से तो मैं दोनों को फॉलो कर रहा हूँ, मेरी होल्डिंग इसमें भी 10% से कम है, इसमें भी 10% से कम है। लेकिन अब जब दोनों का मर्जर हो जाएगा तो क्या होगा, मेरी होल्डिंग 15% हो जाएगी, 14% हो जाएगी या 13% हो जाएगी। 10% से ज़्यादा मेरी होल्डिंग कंबाइंड एंटिटी पर बन जाएगी, तो मेरा ये वायलेशन हो जाएगा। तो मुझे सेलिंग करनी पड़ेगी ताकि मैं अपना एक्सपोजर मर्ज्ड एंटिटी में 10% से नीचे ले आऊं। और इसी वजह से म्यूचुअल फंड्स में काफ़ी ज़्यादा जो है इसको लेकर बेचैनी है। करीब 60 म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जिनमें जो ऐसा माना जा रहा है कि इन कंबाइंड एंटिटी में जो मर्जर के बाद जो है उनका एक्सपोजर 10% से ज़्यादा होगा और उसे बिकवाली करके ही वो उसे कम कर पाएंगे। हालांकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने सेबी से इसके लिए रिलैक्सेशन की अपील की है कि आप हमें इसकी छूट दीजिए, क्योंकि ये थोड़ा मार्केट में उथल पुथल मचा सकता है। लेकिन अभी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई है कि उनको इसमें जो है छूट दी गई है। हाँ, जो ETFs हैं या जो ऐसे फंड हैं जो बैंकिंग सेक्टर में ही सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं उनको तो छूट मिल जाएगी, लेकिन जो जनरल म्यूचुअल फंड्स हैं जो सभी सेक्टर्स में लगाते हैं, लार्ज कैप फंड्स टाइप के, उनको अभी तक तो छूट नहीं मिली है। अब 60 दिन का विंडो है जिसके अंदर उन्हें अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना है। हो सकता है थोड़ी और उन्हें छूट दे दी जाए कि भाई आप 30 दिन और ज़्यादा ले लो, लेकिन मान के चलिए कि अगले 3 महीने में जो है म्यूचुअल फंड्स को 60 बड़े म्यूचुअल फंड्स को अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करके जो है अपनी होल्डिंग को 10% से नीचे जाना है। अब इसका इम्पैक्ट क्या है, इसका इम्पैक्ट ये है कि करीब 4000 to 5000 करोड़ की सेलिंग एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में आ सकती है इसकी वजह से, और ऑलरेडी हम देख रहे हैं उसका इम्पैक्ट इन दोनों स्टॉक्स में। अब जब बैंक निफ्टी अगर आप देखिए ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास घूम रहा है, तो अगर आप इन स्टॉक्स का परफॉर्मेंस देखें तो अगर 2023 में देखें तो ये दोनों आपको जो है नेगेटिव में दिखेंगे। एचडीएफसी बैंक अगर आप 2023 में देखिए तो 3% डाउन है, और हाउसिंग डेवलपमेंट जो एचडीएफसी फिनेंस वाली कंपनी है वो भी आप देखिए तो डाउन है, जबकि बैंक निफ्टी जो है ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास घूम रहा है।
तो क्लियरली जो है इन दोनों स्टॉक्स में हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो इन तीनों रीजंस की वजह से आरबीआई पॉलिसी, फेड पॉलिसी, एचडीएफसी बैंक मर्जर, ये तीनों जो है बैंकिंग स्टॉक्स और बैंक निफ्टी में खास करके प्रेशर डाल रहे हैं और आने वाले टाइम पर भी वो प्रेशर हमें देखने को मिलेगा। अब आइए दोस्तों थोड़ा मार्केट की बात कर लेते हैं। तो मार्केट में पहले हम निफ्टी का जो अपना पुट कॉल रेशियो का चार्ट देखते हैं कि डेरिवेटिव मार्केट्स में क्या दिख रहा है, क्योंकि दोस्तों ट्रेडर्स को डेरिवेटिव मार्केट्स के डेटा में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और वहाँ से ही क्लू मिलते हैं कि शॉर्ट टर्म में मार्केट में क्या होने वाला है। तो इस चार्ट को जो लोग देख रहे हैं उन्हें पता है, जो नए देख रहे हैं मैं बता दूं कि यहाँ पे अगर आप देखिए जो रेड लाइन है ये निफ्टी का स्पॉट प्राइस है, ये जो ब्लैक लाइन है ये निफ्टी का पुट कॉल रेशियो है और ये जो ब्लू लाइन है ये पुट कॉल रेशियो का एवरेज है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं लगातार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैंने पिछले जो हफ्ते के वीडियो में भी शेयर किया था कि हमें डाइवर्जेंस दिख रहा है, यानी कि स्पॉट प्राइस तो ऊपर जाता हुआ हमें दिख रहा है, लेकिन अगर आप देखिए तो पुट कॉल रेशियो का अगर एवरेज देखिए तो ये नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, यानी कि स्पॉट प्राइस ऊपर जा रहा है और पुट कॉल रेशियो नीचे जा रहा है। तो जब ये ऊपर जा रहा है तो डेरिवेटिव मार्केट्स की पोजीशन उसको उस तरीके से सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। तो क्लियरली ये दिखाता है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़े ट्रेडर्स हैं, उनको इस अप ट्रेंड में कन्विक्शन नहीं है, क्योंकि अगर कन्विक्शन होता तो वो ऑप्शंस मार्केट में उसकी कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस को बनाते। तो क्लियरली ये जो है थोड़ा वीकनेस हमें इंडिकेट कर रहा है। इस रैली में और इस अप ट्रेंड में जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है। तो आइए दोस्तों अब थोड़ा निफ्टी की हम एक ट्रेंड एनालिसिस कर लेते हैं और की लेवल्स के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे पुराने वीडियोस को देख रहे हैं तो मैं लगातार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि एलियट वेव के हिसाब से निफ्टी का जो टॉप है वो बन रहा है करीब 18,900। ये मैंने आपके साथ लेवल पहले शेयर किया था। हालांकि मैंने ये भी कहा था कि अभी हम फिफ्थ वेव में चल रहे हैं और फिफ्थ वेव बहुत अनरिलायबल होता है, ये हमें कहीं पे भी जाकर छोड़ सकता है, इससे ऊपर भी ले जा सकता है और इससे नीचे भी हमें छोड़ सकता है, लेकिन मोटा मोटा हमारा जो टॉप है वो 18,900 है। साथ ही मैंने आपके साथ ये भी शेयर किया था कि जो इसका टॉप है वो मई के महीने में मीट नहीं होगा, जून के महीने में भी जो है प्रोबेबिलिटी कम है कि वो इसको पार कर पाएगा और जुलाई के महीने में अगर उसे पार करना होगा तभी वो कर पाएगा। तो जून का आधा महीना हो गया है, अभी तक जो है हम उस लेवल को पार करते हुए हमें नहीं दिखे। साथ ही मैंने आपके साथ ये भी शेयर किया था कि अगर हमें शॉर्ट करना है तो हमें निफ्टी को तब तक शॉर्ट नहीं करना है जब तक इस चैनल से प्राइस बाहर नहीं आ जाता है। और जो मैंने आपके साथ जो बाय करने का लेवल शेयर किया था वो मैंने शेयर किया था कि 18,695, इसके ऊपर ही हमें लॉन्ग पे रहना है। तो उस लेवल के आसपास थोड़ा वो फ्लक्चुएट किया, लेकिन प्राइजेस वहां पर सस्टेन नहीं कर पाए। साथ ही मैंने आपके साथ ये भी शेयर किया था कि थोड़ा ट्रेंड में है जो है वो दम नहीं दिख रहा है और हमें कॉन्फिडेंटली जो है इस अप ट्रेंड में हमें बुल साइड की पोजीशन बनाने को अवॉइड करना चाहिए। तो अभी इस वक्त क्या व्यू है? तो दोस्तों अभी भी मैं ये नहीं कहूँगा कि निफ्टी में वीकनेस है, निफ्टी में अभी भी स्ट्रेंथ दिख रही है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग हमें बुलिश यहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रही है, लेकिन मैं बियरिश भी यहाँ पर मुझे पिक्चर फिलहाल तो नहीं दिख रही है। तो थोड़ा मतलब इसी तरीका डावाडोल सिचुएशन है। तो शॉर्ट जब तक हमें नहीं करना है निफ्टी को, जब तक कि इस चैनल से प्राइस बाहर नहीं आता है। तो अगर हमें निफ्टी में फ्रेश पोजीशन बनानी है तो कहाँ बनानी है? तो पहली चीज़ तो ये कि जब तक ये चैनल से बाहर नहीं आएगा तब तक हमें निफ्टी को शॉर्ट नहीं करना है। और अगर लॉन्ग साइड पे हमें जाना है तो हमें कहाँ जाना है? तो इस वक्त हम चल रहे हैं 18,688 और हमारा लॉन्ग जाने का जो लेवल है वो होगा 18,781। जब तक ये लेवल पार नहीं करता है, 100 पॉइंट यहां से हम ऊपर जाकर सस्टेन नहीं करते हैं, हमें लॉन्ग साइड की पोजीशन को नहीं बनाना है। अब आइए जरा बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं, वहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किया था कि बैंक निफ्टी में हमें ज़्यादा वीकनेस दिख रही है। मैं पिछले हफ्ते से आपके साथ शेयर कर रहा था और कई रीजंस मैंने आपके साथ शेयर किए थे।
उसमें से एक रीज़न मैंने आपके साथ क्या शेयर किया था कि बैंक निफ्टी में हमें डायमंड पैटर्न देखने को मिल रहा है जो कि इस तरीके का दिखता है, और ये अगर ऊपर के लेवल पर बनता है तो ये बेयरिश पैटर्न होता है। और देखिए वही हुआ कि जब डायमंड पैटर्न से प्राइस निकला तो कितना बड़ा फॉल हमें देखने को मिला। तो दोस्तों मैंने जो लेवल आपके साथ शेयर किया था वो ये किया था कि 43,809 इसके नीचे हमें सेल साइड पर ही रहना है बैंक निफ्टी में। और अगर आपने उस लेवल को फॉलो किया होगा तो कम से कम आज देखिए आपको 400 पॉइंट का इसमें आपको प्रॉफिट मिला होगा शॉर्ट साइड में। तो अब हमें क्या करना है, तो बैंक निफ्टी में हमें शॉर्ट साइड पे ही रहना है। और जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं, हेजिंग के साथ शॉर्ट साइड में इस डाउन ट्रेंड को हम राइड कर सकते हैं। और इस वक्त हम कहां चल रहे हैं, 43,443 और 43,711 ये हमारा लेवल होगा। इससे नीचे जब तक बैंक निफ्टी रहता है तो हम इस डाउन ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज को ध्यान में रखिए कि निफ्टी में बहुत ज़्यादा वीकनेस जो है नहीं दिख रही है, बैंक निफ्टी में वीकनेस दिख रही है। तो बैंक निफ्टी का ज़्यादा इम्पैक्ट निफ्टी में पड़ता है, तो हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कहाँ दिख रहा है, बैंक निफ्टी में दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट साइड पे रहने में ज़्यादा फ़ायदा एडवांटेज हमें मिल सकता है कंपेयर टू निफ्टी में हमें लॉन्ग साइड पे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।